वेलकम बैक टू सुबह की सोच। ख़वातीन और ज़ात आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमने आपके साथ डिस्कस करना है। हर साल 11 जुलाई यानी कि कल दुनिया भर में वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाएगा ताकि तेज़ी से बढ़ती आबादी और उससे जुड़े चैलेंजेस पर तवज्जो दी जा सके। इस वक्त दुनिया की आबादी तकरीबन 8.2 अरब तक पहुंच चुकी है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक आइंदा चंद दिहाइयों में ये तादाद मज़ीद बढ़ने का इम्कान है। पाकिस्तान भी दुनिया का 5वां सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है, जहां आबादी 25 करोड़ 50 लाख से तजावुज़ कर चुकी है। आबादी में इजाफे की रफ्तार खित्ते के कई ममालिक में बहुत ज़्यादा है। यही वजह है कि रोज़गार, तालीम, सेहत, पानी, खुराक, रिहाइश और दीगर बुनियादी सहूलियात पर दबाव मुसलसल बढ़ रहा है। और आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के मौके पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में तेज़ी से बढ़ती आबादी हमारे वसाइल, मईशत और तरक्की पर किस तरह से और किस हद तक असरअंदाज हो रही है, और इस चैलेंज को एक मौके में बदलने के लिए हमें किन अमली इक़दामात की ज़रूरत है। बिल्कुल जी, इसी पर बात करने के लिए स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर सदफ जुल्फ़ा। आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं। थैंक यू सो मच मैडम फॉर योर टाइम। और इसके साथ हमें ज्वाइन कर चुकी है मिस रुबीना अफजल साहिबा। आप कॉर्पोरेट हेड हैं ग्लोबल प्रोजेक्ट्स एंड कम्युनिटी सपोर्ट प्रोग्राम की। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले मैं आपसे स्टार्ट करना चाहती हूँ, जिस तरह से हसनैन ने कहा कि पाकिस्तान में अब आबादी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। सबसे पहले तो हम इसके नुकसानात की शायद बात कर लें। क्या नुकसानात हैं इसके? हसनैन ने बड़ा अच्छा इंट्रो कराया है, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस हियर टुडे। इसमें यह है कि 11 जुलाई 1987 में फ़र्स्ट टाइम ये रियलाइज़ किया गया कि पॉपुलेशन जो है वो 5 बिलियन तक पहुँच चुकी थी। दैट वाज अ चैलेंजिंग सिचुएशन फॉर द वर्ल्ड। थोड़ी देर में बहुत देर में हुई ना, तो दैट वाज अ चैलेंजिंग सिचुएशन फॉर द वर्ल्ड लीडर्स। और फिर 1989 में 11 जुलाई को फर्स्ट टाइम इसको ऑब्ज़र्व किया गया, जबकि उस वक्त आबादी जो थी वो 8 बिलियन तक पहुंच चुकी थी। तो पाकिस्तान, एज यू वेरी राइटली सेड, इज़ द वन ऑफ द 5th मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। नंबर 1 पे इंडिया है, फिर चाइना है, फिर यूनाइटेड स्टेट्स है, इंडोनेशिया है और फिर पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान की, जैसे आपने कहा कि 26 करोड़ से के करीब पहुंच चुकी है पॉपुलेशन, तो देखें कि पाकिस्तान जो है वो रकबे के लिहाज से दुनिया के 33वें नंबर पे है। अब इमेजिन करें कि दुनिया के 33वें नंबर का मुल्क जो है उसकी पॉपुलेशन जो है वो 5वें नंबर पे जा रही है, विच इज़ अ चैलेंजिंग सिचुएशन फॉर पाकिस्तान। तो नुकसानात तो इसके बहुत ज़्यादा हैं। और जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं, 26 करोड़ की जैसे हम बात करें, तो आप ये समझ लें कि इट्स नॉट about the number, it is about managing resources for them। और क्योंकि हमारी population जो है उसका तनासुब compared to the resources और compared to the geographic size, तो उस लिहाज से हमारे challenges बहुत ज़्यादा हैं। दूसरे countries से बहुत ज़्यादा हमें challenges face करने पड़ते हैं। For example, infrastructure, housing, education, फिर एम्प्लॉयमेंट, फूड सिक्योरिटी, ये सारे जो है ये बिगेस्ट चैलेंजेस हैं, और इनको केटर करने के लिए हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जितनी ज़्यादा आपकी पॉपुलेशन होगी उतने ही ज़्यादा आपको स्कूल्स की ज़रूरत है, और अगर थिकली पॉपुलेटेड स्कूल्स हैं आपके तो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। जितने ज़्यादा आपके पास, और शायद आम लोग इसको अंडरस्टैंड ना करें कि पॉपुलेशन हमारी जितनी ज़्यादा होगी इसका असर हमारे क्लाइमेट चेंज पे भी होगा, और वो बढ़ भी रहा है और वो ख़राब भी हो रहा है हमारा क्लाइमेट। और क्लाइमेट चेंज इन द सेंस कि जब हमें ज़्यादा लोग हैं तो उनको ज़्यादा फूड रिक्वायर्ड है, और अगर फूड ज़्यादा रिक्वायर्ड है तो एग्रीकल्चर ज़्यादा चाहिए, एग्रीकल्चर ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए वाटर रिसोर्सेज आपको ज़्यादा चाहिए। और पाकिस्तान में ओवरऑल भी क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट्स हैं, बट पाकिस्तान में थोड़े से ज़्यादा। हेल्थ केयर आ जाता है इसमें, एजुकेशन आ जाता है, सस्टेनेबिलिटी आ जाती है, प्रॉस्पेरिटी आ जाती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है जब हम अपनी पॉपुलेशन को प्लान नहीं करते। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट, थोड़ा सा डॉक्टर साहिबा का भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लें। डॉक्टर साहिबा, पॉपुलेशन कंट्रोल की जब भी बात आती है तो गायनेकोलॉजिस्ट से भी बात करनी चाहिए, क्योंकि जिस भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास चले जाए ना तो लगता ही है कि कोई और दुनिया में बीमारी है ही नहीं। 100 200 300 खवातीन वहाँ पे बैठी होती हैं। सो एज ए गायनेकोलॉजिस्ट आप पॉपुलेशन कंट्रोल को किस तरह से देखती हैं और किस तरह से गाइड करती हैं तमाम दर अपने जितने भी आपके पेशेंट्स हैं? अच्छा, देखिए, अभी जैसे हमने बात की कि पाकिस्तान 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, और अगर मुस्लिम कंट्रीज़ में देखें तो 2nd टू इंडोनेशिया है।
तो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ रही है जो रैपिडली, तो इसका मतलब है कि प्रेगनेंसी रेट भी बढ़ रहा है। पाकिस्तान में तो प्रेगनेंसी रेट पहले ही ज़्यादा है, एवरी वुमेन इन एवरेज प्रोड्यूसिंग 4 to 5 चिल्ड्रन। तो इसकी वजह से सारा इम्पैक्ट जो है वो वुमेन हेल्थ पे भी आता है, और जब वुमेन की हेल्थ पे इम्पैक्ट आता है तो फिर उसके बच्चों की और पूरी फैमिली के ऊपर इम्पैक्ट आता है। तो इसके लिए अब डिफरेंट हेल्थ इश्यूज़ पेशेंट्स के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। जब बर्थ स्पेसिंग कम होगी, ऊपर नीचे प्रेगनेंसीज होंगी, तो उसकी वजह से हमारे पास अब अगर 10 प्रेग्नेंट औरतें आती हैं तो उनमें 7 में हमारे पास खून की कमी होती है, आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया, डाइट की डेफिशिएंसी है, तो ओवरऑल हेल्थ उसकी वजह से अफेक्ट होती है। और फिर प्रेगनेंसी जब जल्दी जल्दी होती हैं तो उसकी वजह से हम देखते हैं कि प्रेगनेंसीज़ में कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा होती हैं, औरतों के अंदर ब्लड प्रेशर, शुगर, इस तरह के प्रॉब्लम्स भी हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और जब आप देखें कि अगर फैमिली के मेंबर्स ज़्यादा हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो मदर के ऊपर, औरत के ऊपर एक मेंटल स्ट्रेस भी आता है। तो ये फिज़िकल मेंटल हेल्थ वुमेन की जब अफेक्ट होती है तो पूरी पॉपुलेशन की हेल्थ एक तरह से अफेक्ट होती है। कि वो कहते हैं ना कि अगर माँ सेहतमंद तो घराना सेहतमंद, तो वो ओवरऑल इंक्रीज पॉपुलेशन का अगर हम हेल्थ डिपार्टमेंट में देखें तो हेल्थ को भी ये बुरी तरह से फिर इम्पैक्ट करता है। तो उसके लिए हम फैमिली प्लानिंग की काउंसलिंग करते हैं पेशेंट्स की हमारे पास, लेकिन देखा है कि लोग इस चीज़ से बहुत हेजिटेट करते हैं इसको डिस्कस करते हुए। तो ओवरऑल इस पे बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। तो डॉक्टर सदफ मुझे इसमें बताएं, इसमें फिर न्यू बॉर्न बेबी की हेल्थ कितनी इफेक्ट होती है? जब देखें मदर अफेक्ट होगी तो अल्टीमेटली बेबीज़ भी अफेक्ट होंगे। अनीमिया, आयरन की कमी, खून की कमी मदर में होती है, तो अल्टीमेटली जो बेबी अभी मदर में डेवलप हो रहा है उसके अंदर भी वो डेफिशिएंसी हमें मिलती है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि ऐसी मदर्स फिर प्री टर्म लेबर की तरफ, के टाइम से पहले डिलीवरी की तरफ ज़्यादा जाने लग जाती हैं। तो बेबी जब अपनी एज से पहले डिलीवर हो जाएगा तो उसको NICU की ज़रूरत पड़ेगी, उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अगर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अगर 1000 लाइव बर्थ्स होती हैं तो उसमें से 42 बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ ही सरवाइव कर पाते हैं, उससे आगे जा ही नहीं पाते हैं। तो अगर हम बर्थ स्पेसिंग प्रॉपर करें, फैमिली प्लानिंग करें, प्रेगनेंसीज को प्लान करें, एक फिक्स नंबर ऑफ बेबीज़ को प्लान करें, तो ये हम इसको अप टू 50% हम ये जो न्यू नेटल डेथ रेट है इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये आगे चल के फिर बच्चों में माइलस्टोन्स अचीव करने में भी प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ओवरऑल बेबीज़ की हेल्थ को भी ये अफेक्ट करता है। अच्छा रुबीना साहब, मुझे ये बताइएगा कि हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी का भी एक बहुत बड़ा किरदार है, और वो भी कहीं ना आपको उस तरह से जीने नहीं देते वो। अगर क्योंकि नई नई आपकी शादी हो रहा, सबसे पहले जुमला ये सुनना, कुछ है एग्जैक्टली वो अल्लाह देगा, ठीक है। मैं तो काफ़ी अरसे से ये सुन रहा हूँ। ये भी हमारे यहाँ ट्रेंड है कि वो मतलब कि नहीं है वो, तो शायद अपने आप को आप किसी जोड़े को या किसी कपल को ना आप कंप्लीट ही नहीं समझते। इसकी क्या वजह है? यू आर एब्सोल्युटली राइट कि हमारी सोसाइटी में ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा है कि कुछ है, कुछ है, किसी को दिखाया है, अगर नहीं है अगर नहीं है तो अल्लाह देगा, टेंशन नहीं लेनी आपने। मैं आई वेंट थ्रू दिस एज वेल फॉर लिटिल व्हाइल। तो उसमें वाकई यही क्वेश्चन होता है, किसी को दिखाया है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, किसी को दिखाया, नहीं दिखाया तो क्यों नहीं दिखाया, फिर सदफ के पास जाओ, सदफ के पास सदफ का रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है, सदफ का रिकॉर्ड अच्छा है। एंड देन देयर इज अ क्लास हु वुड सजेस्ट यू टू गो टू पीर फकीर। दुआ में बहुत असर है, वो जड़ी बंधवा लो, यानी क्या करो, हाँ बहुत कुछ होता है। बिल्कुल। और सपोज बेटा है, बेटी हो गई है, तो फिर वो कहेंगे कि चलें कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम बेटा हो जाएगा। और अगर नेक्स्ट टाइम भी बेटा नहीं हुआ तो बेटे की उम्मीद पे बेटियां पैदा होती जाएंगी। बेटियां माशाल्लाह सोसाइटी में हैं, तो हम बेटियां हैं, बहनें हैं, तो बहुत अच्छे से वैल्यू ऐड कर रहे हैं सोसाइटी में। बट ये कि अभी एज यू वेरी राइटली सेड, सोसाइटी का माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। और उसमें आई वुड ऐड ऑन टू दैट कि जब अगर 3-4 बेटियां भी हो गई हैं, दरमियान में एक बेटा भी हो गया, तो फिर वो कोई ना कोई एल्डरली पर्सन फ्रॉम द फैमिली वेयर देयर इज लेस एजुकेशन, वो आपसे ये कहेंगे कि आप जोड़ी मिलाएगा अल्लाह, भाई होना अब भाई इसका होना चाहिए, भाइयों की जोड़ी मिलनी चाहिए। तो दिस इज़ हाउ द सोसाइटी कीप्स ग्रोइंग। वो फिर ग्रोथ जो है पॉपुलेशन की इतनी ज़्यादा होती चली जाती है कि फिर उसको सबके लिए आप क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं ला सकते, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं आप उनको दे सकते। हर फैमिली के साथ ऐसा ही है। बट आई एम ग्लैड दैट यू नो द यंगर जनरेशन, पाकिस्तान की अराउंड 30% जो है पॉपुलेशन वो यंग है, 30 एंड बिलो, तो 67%।
तो ये जो पॉपुलेशन का नए लोग जो आ रहे हैं सोसाइटी में, अच्छी बात ये है कि उनका माइंड सेट चेंज है, डिफरेंट, दे थिंक डिफरेंटली. फॉर एग्जाम्पल माई सन, ही वुड से कि these are not people, these are not numbers, these are individual which would require, you know, proper education, quality of life. क्वालिटी ऑफ लाइफ में पेरेंट्स का टाइम भी मैटर करता है कि पेरेंट्स उनको कितना टाइम दे रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें, ये जो सोसाइटी का माइंडसेट चेंज करने के लिए हम हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं. इसमें आपका बहुत रोल है मीडिया का, कि मीडिया पे आके, जैसे आज आपने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, हम आके बात कर रहे हैं, तो घरों में हमारी जो लेडीज़ हाउस वाइफ्स हैं वो घर में बैठी हुई हैं, साथ में टीवी चल रहा है, साथ में हाउस होल्ड चॉर्स हो रहे हैं, तो वो देखते हैं तो कुछ ना कुछ असर ज़रूर होता है इसका. अच्छा डॉक्टर सदफ, मुझे ये बताएं कि एक बेबी के बाद दूसरे बेबी में कितना उम्र फ़र्क होना चाहिए, कितने सालों का? वेरी गुड क्वेश्चन गज़ल. हमारे पास WHO और जो हमारी सोसाइटी ऑफ ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी पाकिस्तान है, उनके अकॉर्डिंग हमारे पास 3 इयर्स का गैप होना चाहिए एटलीस्ट, 2 बेबीज़ के दरमियान. इससे ये होता है कि एक वुमेन को एक प्रेगनेंसी के बाद अपने सारे रिसोर्सेज को दोबारा से डेवलप करने के लिए 18 to 24 मंथ्स चाहिए होते हैं. और जब ये टाइम मिल जाएगा, उसके बाद अगर आप 1 ईयर और दे देते हैं तो एक आप अपनी नॉर्मल हेल्थ के अंदर वापस आ जाते हैं. उसके बाद जो प्रेगनेंसी होगी उसके लिए इतनी ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी कि बाहर से बहुत ज़्यादा डॉक्टर काम करे या बहुत सप्लीमेंट्स लें. आपकी नेचुरल एक स्ट्रेंथ वापस आ गई है, तो बेबी भी हेल्दी होगा, मदर भी हेल्दी होगी. और फिर जो आपके पास पहले बच्चे हैं, आप उनको 2 इयर्स की ब्रेस्ट फीडिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे यहाँ अब इसका ट्रेंड बहुत कम होता जा रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी मिल जाएगी. और आपको मैं ये भी बताऊं कि जो हमारे रिलीजन में भी है कि आप 2 साल ब्रेस्ट फीडिंग करें, तो वो भी एक तरीका है कॉन्ट्रासेप्शन का. उससे भी कॉन्ट्रासेप्शन हो जाती है. अगर आप एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं तो आपको किसी और मेथड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपकी प्रेगनेंसी खुद ही डिले हो जाती है. तो इतना गैप अगर आप देंगे तो मदर भी हेल्दी होगी और टाइम भी मिल जाएगा बेबी जो पहले है उसको भी डेवलप होने में, और आने वाले बच्चा भी सेहतमंद होगा. एक और चीज़ ये है, जिस तरह से आपने भी ब्रेस्ट फीडिंग की बात की है, जो अब ख़वातीन इसकी तरफ नहीं जाती, इस ट्रेंड की तरफ, और वो दूसरे दूध की तरफ जाती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आजकल जो मार्केट में आ रहे हैं, उससे फिर बच्चे की फार्मूलाज, वो बच्चे की हेल्थ भी मुतासिर करते हैं. बिल्कुल, क्योंकि उसके अंदर शुगर कंटेंट ज़्यादा है, तो बेबी को नेचुरल इम्यूनिटी भी उसकी डेवलप नहीं होती है. मदर से इम्यूनिटी बेबी में ट्रांसफ़र होती है मिल्क में, क्योंकि 6 मंथ्स तक आप उसको और कुछ नहीं दे रहे हो, डाइट नहीं दे रहे हो, तो जो स्ट्रेंथ उसको मिलेगी, जो इम्यूनिटी मिलेगी, वो मदर फीड से मिलेगी. फिर उसका मोटापा, उसका जी बिल्कुल, जी बिल्कुल. तो वो हमें लगता है कि बच्चे इससे हेल्दी हो रहे हैं, तो ये स्टार्ट करा दो. हाँ सही. अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि हमारे यहाँ जिस तरह आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंगली पॉइंट रेज किया था रुबीना, कि पाकिस्तान 33वें नंबर पे है लेकिन पाकिस्तान की आबादी 5वें नंबर पे है. मैं एक दिन देख रहा था पाकिस्तान का जो टोटल हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 8 लाख मुरब्बा मील हमारी आबादी है, और सॉरी साइज़ है. लेकिन हमारे अगर बांग्लादेश की बात कीजिए तो वो 1.5 लाख मुरब्बा मील पे है, लेकिन वहाँ की जो आबादी है वो तकरीबन 20 करोड़ है. वहाँ के गांव भी शहर नुमा जो है ना वो वाइब्स देते हैं. सो ये मुस्लिम ममालिक में ज़्यादा देखा जा रहा है, मेरा पॉइंट ये है. और वो जो उम्मत बढ़ाने का कॉन्सेप्ट है वो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है. सो कहीं ना कहीं हमें, मेरा ख्याल है कि अपने स्कॉलर्स को भी, इस्लामिक स्कॉलर्स को भी बैठ के गाइड करने की ज़रूरत है कि कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड में, कॉन्टेम्प्रेरी हालात में इस तरफ लोगों को गाइड किया जाए. You're absolutely right. उलमा और मशाइख जो हैं वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, सेम रोल एज द मीडिया कैन प्ले. जैसे WHO की डॉक्टर साहबा ने बात की, तो WHO की जब ये ब्रेस्ट फीडिंग वीक होता है, अगस्त 1 से ऑनवर्ड्स जाता है वो, उसमें देखा जाता है कि उन्होंने एक सिटिंग जो है वो सिविल सोसाइटी के साथ, जिसमें मीडिया भी होगा, जिसमें उनके साथ उलमा और मशाइख भी उन्होंने बुलाए हुए होते हैं, और उस पर टॉक होती है. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं. जैसे आपने कहा कि उम्मा को बढ़ाने की बात है, तो उम्मा के साथ रिसोर्सेज को भी बढ़ाने की तो ज़रूरत है ना. और सबसे ज़्यादा इस्लाम जो है सबसे ज़्यादा इस्लाम जो है उसने इल्म हासिल करने की तलकीन की है कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र की दीवारों तक. तो उसके ऊपर भी तो फिर साथ अमल होना चाहिए ना. तो ये तो उसी तरह से है ना कि जैसे मुस्लिम मैन ज़्यादातर जो है वो प्रैक्टिसेस जो है बाकी हो ना हो, लेकिन वो बिलीव करते हैं कि 4 शादियों की इजाज़त है. वो भी कुछ कंडीशंस में है ना. बिल्कुल जी, देयर आर सर्टेन कंडीशंस. जब होली प्रॉफिट ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए ये ट्रेंड सेट किया था, तो वो हमारे लिए एग्जाम्पल सेट की थी कि बेवा है अगर तो उसको सहारा देने के लिए. चलो खैर, वी डोंट गो इनटू दैट डिस्कशन. मैं समझता हूँ कि इस डिस्कशन को इस डिस्कशन को हम यहीं पे रोकते हैं, यहीं से कंटिन्यू करते हैं
لیکن ایک اوپر سے break کیونکہ ہے۔ ہمیں بتایا گیا کہ ایک بریک لینی ہے. خواتین و حضرات یہاں پہ لیتے ہیں کمرشل بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اس ڈسکشن کو اپنے دونوں ہی مہمانوں کے ساتھ کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.